हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग चावल, गेहूं, मोटे अनाज के बारे में समझे थे। आज हम लोग अन्य फसल के बारे में समझेंगे। जैसे पहला है मकई के बारे में आज हम लोग पहले समझते हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा पिछले क्लास का। तो आगे की ओर आज हम लोग बढ़ रहे हैं। यह भी अन्य एक महत्वपूर्ण फसल है। यह मतलब मकई जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण फसल होता है जो मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी मकई का उपयोग करके हम लोग मनुष्य के लिए क्या होता है, भोजन के रूप में प्राप्त होता है, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्राप्त होता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, मंड भी होता है। मंड का मतलब होता है स्टार्च, स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इसमें मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यानी क्या क्या कह सकते हैं, मकई में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज भी होता है। यह एक खरीफ फसल है। यानी मकई किस प्रकार की फसल है, खरीफ फसल है। तो आपको पिछले क्लास में खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल तीनों फसल के बारे में बताए थे। तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप बताएंगे। दो चार ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं। हमको उम्मीद है कि वो अच्छे से तैयारी करते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा। इसे 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी इसको क्या कहते हैं, मकई को उत्पन्न करने में कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम हो तो मकई उत्पन्न करना ये संभव नहीं है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यानी मकई उत्पादन करने में जलोढ़ मिट्टी की अहम भूमिका होती है। तो आपको पिछले ही क्लास में बताए थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो हमको उम्मीद है कि मिट्टी के प्रकार आप समझे होंगे अच्छे से। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो समझते हैं आगे। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। यानी भारत में 3.6% जो होता है मकई का उत्पादन किया जाता है। जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। यानी मकई का उत्पादन अन्य राज्य में होता है, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण फसल दाल के बारे में समझते हैं। हम लोग अपने घरों में दाल का उपयोग करते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो आगे हम लोग समझते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होता है। यानी भारत में अधिकतर लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो दाल के उपयोग करते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे डॉट हमको नहीं पता है क्या क्या खाते हैं। और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। यानी हमारे भोजन में दाल का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी कह सकते हैं कि दाल में क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। तूर, मूंग, उड़द,
दाल होता है ना, वही। तूर का मतलब अरहर होता है। भारत की मुख्य दलहनी फसलें होते हैं, यानी भारत में अन्य प्रकार की फसल होते हैं दलहनी, जैसे तूर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना इत्यादि होते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा कि भारत में अन्य दलहनी फसल का नाम लिखे, तो आपको डायरेक्ट बता देता है। हालांकि दालों की उत्पादन में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाती जिस प्रकार चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई हो। यानी भारत में उस प्रकार की वृद्धि नहीं होता है जिस प्रकार की चावल की होती है। यानी कह सकते हैं कि चावल की वृद्धि भारत में सबसे अधिक होती है, लेकिन वही दाल की नहीं होती है। दलहनी फसल की उत्पादन बहुत कम होती है, क्योंकि ये किस मिट्टी पर होता है? जलोढ़ मिट्टी पर होता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सी तत्व होती है? देखते हैं कौन जवाब देते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों के लिए खेती कम होती है। यानी अभी बताया हमने कि भारत में दलहनी फसल जो होती है बहुत कम होती है। यानी इसके लिए भूमि जो होता है जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कहीं कहीं पर होता है और कहीं कहीं पर नहीं होता है। भारत में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर आदि दलहनी फसल होते हैं। दालों के कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी दाल की उत्पादन करने के लिए अगर नमी कम भी रहे तो हम लोग उत्पादन उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अतः इन्हें सूक्ष्म परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है। यानी अगर सूखा भी रहे, ज्यादा नमी भी न रहे, तो हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। वही धान के लिए ले लिया जाए, अगर धान के लिए ले लिया जाए तो धान की सूख से हो तो नहीं उत्पादन किया जाता है, यानी सूखा हो तो उसका उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि पिछले क्लास में ही बताए थे। तो आपको बताना है कि धान की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए, कितना से कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अभी धान की खेती होगी, तो आपको बताना है। दालें खरीफ तथा रबी फसल दोनों ही ऋतु में उगाई जाती है। यानी दलहनी फसल जो होती है खरीफ फसल में भी उगाया जाता है और रबी फसल में भी इसका उत्पादन किया जाता है। दालों का उत्पादन बढ़ने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 से 87 में शुरू किया गया। यानी भारत में दाल की अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय दाल कार्यक्रम द्वारा 1986 से 1987 ईस्वी में एक नियम बनाया गया, और जिनसे क्या हो, भारत में अधिक दलहनी फसल हो सके। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझते हैं गन्ना के बारे में समझते हैं। अक्सर हम लोग गन्ना को मतलब क्या करते हैं, गन्ना हम लोग खाते हैं। गन्ना मतलब ईख, समझते हैं ना? ये तो हमको उम्मीद है कि आप समझते होंगे। तो गन्ना मतलब ईख। तो ईख जो होता है बांस के आकार का होता है, यानी बांस की प्रजाति होता है। समझे विद्यार्थी? तो आगे बढ़ते हैं। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है, यानी इसकी आकार किसकी जैसा होता है? बांस की तरह होता है, लाठी, लंबा लाठी की तरह होता है। समझे? इसमें से मीठा रस निकलता है। इसमें से अगर हम लोग इसको निचोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसमें से रस निकलता है। वो रस क्या होता है? मीठा होता है। जो हम लोग चखते हैं तो क्या लगता है? मीठा लगता है। इसमें गुड़ और चीनी निकाली जाती है, यानी इसके रस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? गुड़ और चीनी निकाल लेते हैं।
यह 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 से 100 डिग्री वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। यानी इसकी उत्पादन करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इसको उत्पादन करने के लिए अन्य क्षेत्र कहने का मतलब कितना हुआ? 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग देखते होंगे और कॉपी पर उतारते होंगे, क्योंकि देखिए बहुत धूपा है, बहुत गर्मी लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी तरह ही मेहनत करते होंगे, हमारी तरह ही लिखते होंगे और याद कर लेते होंगे। देखिए और एक जो मिनरल रिसोर्स पढ़ाए थे, आज प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसको कॉपी पर अच्छे तरीके से क्या करना है? उतार लेना है। समझे विद्यार्थी? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। यानी गन्ना की जो खेती होती है विद्यार्थी, उसमें काफी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। समझे? खाद समझते हैं ना? जहर। इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थिति होती है। यानी क्या कहते हैं? गन्ना जो होता है विद्यार्थी, उत्तर भारत की तुलना किया जाए तो दक्षिण भारत में इसकी अनुकूल परिस्थिति होती है। यानी उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अच्छा होता है। चलिए अब हम लोग मूंगफली के बारे में जानते हैं। समझे विद्यार्थी? मूंगफली। तो मूंगफली जो होता है सभी लोग खाते हैं। तो हम लोग आज समझते हैं कि मूंगफली के बारे में। यह एक खरीफ फसल है। यानी मूंगफली भी कौन सा फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होता है। समझे? विश्व का सबसे बड़ा देश विद्यार्थी, मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश होता है। यानी ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विद्यार्थी कि मूंगफली का उत्पादन जो होता है पूरे विश्व लेवल पर भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में पहली राज्य है। यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत में पहला स्थान प्राप्त करता है मूंगफली के उत्पादन करने में। जो ये भी क्या होता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं चाय। यानी सुबह जब होता है तो हम लोग हमको चाय चाहिए। तो चाय के बारे में आज हम लोग समझते हैं। यह एक सदाबहार झाड़ी में होता है। यानी चाय की उत्पादन कहाँ होता है? सदाबहार झाड़ी में होता है, जिनकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। यानी इनकी पत्ती जो होती है, पत्ता को सुखा करके, ड्राई करके हम लोग क्या करते हैं? चाय बना लेते हैं। समझे? इसमें थीन नामक पदार्थ होता है। यानी इसमें क्या होता है? थीन नामक पदार्थ होता है। चाय थीन नामक पदार्थ होता है। इसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यानी जो थीन नामक पदार्थ होता है और उसी के कारण क्या होता है? हम लोग जब पीते हैं तो हल्की ताजगी, यानी बहुत हाइपनेस फील होने लगता है, ताजगी महसूस होता है। समझे? इसीलिए लोग क्या करते हैं? पीते हैं। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी चाय का भी उत्पादन में भारत जो होता है पूरे विश्व लेवल पर कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा स्थान रखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसकी कृषि ब्रह्मपुत्र की घाटी में 1840 ईस्वी में आरंभ किए थे।
यानी सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र के घाटी पर इसकी आरंभ किए थे। यानी चाय का उत्पादन सर्वप्रथम किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा 1840 ईस्वी में। समझे विद्यार्थी? चलिए आगे समझते हैं। इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसका वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 200 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम हो तो इसकी भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। समझे विद्यार्थी? अब हम लोग कॉफी के बारे में जानते हैं। कॉफी भी क्या है? पेय पदार्थ है। हम लोग कॉफी को भी क्या करते हैं? पीते हैं। जिस प्रकार चाय को पीते हैं वैसा ही कॉफी को भी पीते हैं। चलिए अब कॉफी के बारे में समझ लेते हैं। चाय की तरह कॉफी भी एक पेय पदार्थ होता है। यानी चाय की तरह क्या होता है? कॉफी भी एक प्रकार की पेय पदार्थ ही होता है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे फल के बीजों द्वारा प्राप्त होता है। यानी कॉफी भी किससे प्राप्त होता है? झाड़ी में लगे फल के बीजों द्वारा इसको भी प्राप्त किया जाता है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिण भारत में उगाई जाती है। यानी भारत में इसकी उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कॉफी का उत्पादन करने में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा है? कर्नाटक है। कोई दिक्कत? भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक होता है। यहाँ भारत में 70% कॉफी उत्पादित किया जाता है। यानी भारत में कितना उत्पादित किया जाता है? 70% कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी की 3 मुख्य किस्में होती है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉफी जो होता है इनके कितने किस्म होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कॉफी होती है, जिनका नाम है अरेबिका। क्या नाम है? अरेबिका। दूसरा है लिबेरिका, तीसरा रोबस्टा। यही 3 किस्म होती है, यही 3 प्रकार होता है कॉफी का। जो भारत में सबसे सर्वाधिक ये किस्म का होता है, यानी अरेबिका किस्म का होता है, जो आगे हम लोग समझते हैं। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है। यानी सबसे अच्छा कौन सा होता है? अरेबिका होता है। समझे? जो भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन से लाया गया था। यानी अरेबिका जो कॉफी था वो भारत में सबसे पहले कहाँ से लाया गया था? यमन से लाया गया था। चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थी, अगला है बागवानी फसल। अगला क्या है विद्यार्थी? बागवानी फसल है। तो बागवानी फसल के बारे में जानते हैं। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अन्य किस्म की बागवानी फसलें उगाई जाती है। यानी भारत में अन्य प्रकार की फसल उगाई जाती है। जलवायु की विविधता के कारण क्या होता है? क्योंकि भारत में सबसे सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए बागवानी फसल होती है। तो आगे हम लोग समझते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, पौधे, मसाले प्रमुख होते हैं। आम उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान रखते हैं।
यानी भारत जो होता है आम के उत्पादन में, देखिए इस वक्त आम का सीजन है, सभी लोग आम खाते होंगे, हम तो नहीं खाते हैं क्योंकि हमको मिलता ही नहीं है, तो हम खाएंगे कैसे। तो आप खाते होंगे, हमको उम्मीद है, हमको पता भी है कि आप खाते होंगे, इसलिए आप ही खाइए, हमको नहीं खाना है, समझे। तो भारत में सबसे सर्वाधिक क्या होता है, आम की उत्पादन होता है, और आम जो होता है अग्रणी स्थान रखता है। भारत जो होता है आम के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आम के लिए प्रसिद्ध होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में किसकी उत्पादन होता है, लीची का उत्पादन होता है। देखिए साफ साफ कॉपी को उतार लीजिएगा, समझे, ये हम हमेशा क्लास में पूछेंगे। अब देखिए मेघालय में अनानास, यानी मेघालय में अनानास की उत्पादित अधिक होती है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर, यानी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर की सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध होते हैं, समझे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब, नाशपाती, खुमानी, अखरोट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझे। और इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर केला की कृषि की जाती है, यानी केरल में भी कृषि की जाती है केला की, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र और मिजोरम में भी इसकी कृषि की जाती है। किसकी, केला की। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक होता है, यानी भारत जो होता है पूरे विश्व लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर काजू का अधिक निर्यात करता है भारत, समझे। तो अब हम लोग अंत टॉपिक है अखाद्य फसल। अखाद्य फसल का मतलब क्या होता है, जरा समझ लीजिए। अखाद्य फसल उसे कहा जाता है जो हम लोग, वैसा फसल जो हम लोग खा नहीं सकते हैं, जैसे रबर हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो वही क्या है, अखाद्य फसल है, समझे। आगे देखते हैं। अखाद्य फसल में सबसे प्रमुख रबर होता है, जो हम लोग रबर को नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या, हाँ नहीं खाते हैं। भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 ईस्वी में त्रावणकोर और मालाबार में प्रारंभ किया गया, यानी अखाद्य फसल जो होता है, अखाद्य फसल में जो रबर होता है 1880 ईस्वी में मालाबार और त्रावणकोर में इसकी उत्पादित किया जाने लगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कृषि कार्य किया जाता है अखाद्य फसल का। चलिए विद्यार्थी, आज की सेवा इतना ही तक छोड़ दिया जा रहा है, और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वो कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी देख रहे हैं। तो आज के लिए, आज के सेवा इतना ही। थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।